टर्की में कुछ ही हफ्ता पहले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो गया, जिसके बाद रेसिप तैयप एर्दोगान दूसरी दफ़ा प्रेसिडेंट के इलेक्शन जीत गए। इसके बाद कमल अतातुर्क के बाद वो पहली दफ़ा तुर्की के सबसे पॉपुलर लीडर होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा इलेक्ट होने वाले लीडर भी बन गया। अब ये इलेक्शन इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि वेस्टर्न ताकतें और यूक्रेन रशिया वॉर को चलते हुए बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल पोलराइजेशन हुई थी, और इस इलेक्शन के ऊपर एक तुर्की का पूरा फ्यूचर जटा हुआ था। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर और वेस्ट के अंदर भी एक प्रॉपर डिबेट हो रही थी, क्योंकि पहली दफ़ा तैयब एर्दोगान के मुकाबले में एक प्रॉपर कैंडिडेट खड़ा हुआ था जिसने वाकई ही तैयब एर्दोगान को एक टफ टाइम दिया। आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रन ऑफ इलेक्शन के भी अंदर देखें तो 52% जो वोट हैं वो तैयब एर्दोगान ने, यानी कि सिर्फ 2% मार्जिन की वजह से तैयब एर्दोगान जीते हैं। जब अगर आप पाकिस्तान के ट्विटर पेज को फॉलो करते हैं तो उसके अंदर इस इलेक्शन को इस्लाम और कुफर की कोई जंग दिखाई गई है, क्योंकि पाकिस्तान जैसा एक रिलीजियसली फ्रस्ट्रेटेड माशरा इससे मज़ीद आगे सोचने की सलाहियत नहीं रखता। लेकिन आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आखिर टर्की जो है वो उसको किस नज़र से देखते हैं, आखिर टर्की का फ्यूचर इससे कैसे डिस्टर्ब होगा या इससे कैसे बनेगा। रेसिप तैयप एर्दोगान टर्की के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए क्या मैसेज लेके आए हैं दोबारा, और टर्की का फ्यूचर और पूरे रीजन के ऊपर इसका इम्पैक्ट इस वीडियो के अंदर जांचने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम टर्की के इलेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे, और ये अगर आप मेरी वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि 2014 के बाद से तैयब एर्दोगान जो है वो प्रेसिडेंट रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता प्रेसिडेंट की पावर बढ़ा रहे थे, लेकिन 2017 के बाद उन्होंने कम्प्लीटली तौर पर इसको प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर दिया और पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। अब बहुत सारे व्यूअर्स के लिए जिन्हें पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम का फ़र्क नहीं पता, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम से मुराद है कि जो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के तहत और जो है वो इलेक्ट किया जाता है, और इस तमाम सिस्टम के अंदर जो आपकी लेजिस्लेटिव असम्बली है, यानी कि जो आपकी पार्लियामेंट है, वो आपकी प्राइम मिनिस्टर को कंट्रोल करती है, जब चाहे उसे बुला सकती है और जब चाहे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर उसे बाहर भी निकाल सकती है। जिस तरह आप इमरान खान के केस के अंदर आपने देखा है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दी है और आपका प्राइम मिनिस्टर छुट्टी कर गया, जबकि उसके मुकाबले के अंदर जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है जो कि अमेरिका के अंदर प्रैक्टिस किया जाता है, उसके अंदर जो शख्स भी प्रेसिडेंट बनता है उसका और पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं होता, दोनों अलग अलग होते हैं, और ना ही वो पार्लियामेंट के अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देता है और ना ही वो पार्लियामेंट को किसी तहत जवाबदेह होता है। तो इस तरह प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर अप्लाई किया जाता है, और टर्की के अंदर 2017 के बाद इसको मुकम्मल तौर पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम बना दिया था, जिसके ऊपर ये मुद्दा लड़ा गया था, और इलेक्शन के अंदर ये भी एक बेसिक पॉइंट था। यूँ तो अमेरिका जैसी डेमोक्रेसीज़ के अंदर एक ही दफ़ा वोटिंग होती है और एक ही दफ़ा प्रेसिडेंट जो है वो बना लिया जाता है, जिसके सबसे ज़्यादा वोट होते हैं, विनर टेक्स ऑल दी पॉलिसी का इम्प्लीमेंट करते हुए। जबकि टर्की इस मामले में फ्रेंच मॉडल को फॉलो करता है, जो कि रन ऑफ इलेक्शन कहा जाता है। अब रन ऑफ इलेक्शन के अंदर सबसे पहले एक इलेक्शन करवाया जाता है, और एक इलेक्शन के अंदर तमाम वो पार्टीज़ जिनकी 5% सीटें हों या 20 सीटें ओवरऑल हों या 5% वोट बैंक हो, या इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी हो, तो वो प्रेसिडेंशियल के पहले पार्ट के अंदर अपना बंदा खड़ा कर सकती है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। और अगर ओवरऑल 5 या 6 पार्टीज़ या 7 होंगी मैक्सिमम भी, तो उनमें से कोई एक शख्स भी अगर 50% वोट ले लेता है तो उसको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। और अगर 50% वोट कोई शख्स नहीं ले पाता है तो वो दोबारा से दूसरे पार्ट की तरफ चला जाता है। अब दूसरे पार्ट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये सारा सिस्टम लेके इसलिए आया गया है ताकि जो छोटी छोटी पार्टीज़ हैं वो एक कोalition बनाकर एक शख्स ना लेके आ जाए, बल्कि एक शख्स को ही लेके आ जाए। अब फ्रेंच के अंदर ये बहुत बड़ा मसला आया था कि छोटी छोटी पार्टीज़ हमेशा हुकूमत बना लेती थी, जिसकी वजह से जो प्रेसिडेंट होता था वो इंतहाई अनस्टेबल होता था। तो इसलिए रन ऑफ का कंसेप्ट रखा गया ताकि जो दूसरा इलेक्शन हो तो उसके अंदर सिर्फ 2 कैंडिडेट आए। जो टॉप के 2 कैंडिडेट हैं सिर्फ वही इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकते हैं दूसरे राउंड के अंदर, और उन दोनों में से किसी एक ने जीत जाना होगा, और एक के जो वोट है वो तकरीबन 50% जो है ऊपर चले जाएंगे। सेम यही चीज़ जो है वो टर्किश इलेक्शन के अंदर हुई है कि जब पहली दफ़ा तैयब एर्दोगान को 48 पॉइंट सम वोट पड़े हैं और दूसरी तरफ कमाल क्लिचदारोगलू को 42% वोट बने, तो कोई भी शख्स जो है 50% क्रॉस नहीं कर पाया। तो उसके बाद नेशनलिस्ट पार्टी जो है उनके 5% वोट थे, तो उन्होंने अपनी सपोर्ट का ऐलान जो है दूसरे पार्ट के लिए तैयब एर्दोगान के लिए किया, तो इस तरह तैयब एर्दोगान के 52% वोट बने हैं। तो इस तरह ये 2 टायर सिस्टम जो है वो वर्क करता है कि सबसे पहले एक इलेक्शन होता है और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पार्टीज होती हैं, और उसके जो टॉप कैंडिडेट होते हैं 2 वाले, वो अगले सेकंड टायर के अंदर जाकर इलेक्शन लड़ते हैं और उससे जो है वो एक रिज़ल्ट निकाला जाता है। सो इस तरह टर्की का जो ओवरऑल सिस्टम है वो वर्क करता है, और इस पूरे ऑल सिस्टम से जो टायर 2 था उसके अंदर तैयब एर्दोगान को 52% वोट मिले। और ये भी सामने रखना चाहिए कि ओवरऑल जो वोटिंग टर्नआउट था वो 90% था, जो कि अमेरिका, यूके, पाकिस्तान, इंडिया और बहुत सी स्टेबल डेमोक्रेसी से ज़्यादा वोटिंग टर्नआउट था, और इसको किसी तरीके से भी रिग्ड नहीं कहा जा सकता। हाँ, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो है वो मीडिया के थ्रू होता है, लेकिन ये सिस्टम काफ़ी हद तक शफाफ था। अब हम डिस्कस करते हैं कि आखिर कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं कि जो अब इफ़ेक्ट करेंगी इनके दोबारा वोटिंग
जीतने की वजह से। बहुत सारे पाकिस्तानियों के लिए ये ख़बर जो है वो गम का बाइस होगी कि टर्की का जो मेन मुद्दा था वो मज़हब नहीं था और ना ही कभी मज़हब रहा है। तो पहला मुद्दा जो था वो इकॉनमी था और इंटरनेशनली भी, और जो टर्किश वोटिंग टर्नआउट है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट इकॉनमी की वजह से। वो आपको याद होगा कि 2018 के बाद से लीरा की हालत थोड़ी ख़राब रही है और उसके मेन रीज़न अमेरिका है कि अमेरिका ने बहुत ज़्यादा सेंक्शन लगाई हैं। इसके अलावा जो इकोनॉमिकल टाइज़ हैं वो भी अमेरिका की जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब रही हैं। इवन ट्रंप के एक ट्वीट की वजह से 30% जो है वो टर्किश करेंसी ने एक दिन के अंदर अपनी जो है कीमत गिराई थी। तो इसके अलावा अर्दगन की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो भी जो जिस तरह अमेरिका चाहता है उस तरह डिक्टेट नहीं होती हैं। मतलब बार बार जो है वो नज़र आते हैं एक ऐसी पॉलिसी बनाते हुए जिसकी वजह से डॉलर जो है वो उनकी मार्केट लीव करके ना जाए। काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं अपनी इकॉनमी के ऊपर। और इसके साथ साथ रशिया के साथ उनकी ट्रेड जो है वो रिसेंटली बहुत इंक्रीज़ हुई है। 2021 के अंदर उनकी जो ट्रेड थी वो तकरीबन 33 बिलियन या 2 बिलियन के करीब थी, जो कि अब बढ़कर 66 बिलियन से 69 बिलियन तक चली गई है, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है। जबकि ओवरऑल यूरोप के अंदर रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाई जा रही हैं, लेकिन टर्की जो है वो अपनी इकॉनमी का जो इकोनॉमिकल अपनी स्ट्रेंथ है वो टर्की रशिया के साथ मज़ीद इंक्रीज़ कर रहा है। सो इस तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये इलेक्शन लड़ा गया था, लेकिन सबसे ऊपर जो थी वो इकॉनमी थी। और इलेक्शन जीतने से मुराद ये है कि नॉन ट्रेडिशनल वे ऑफ इकॉनमी जो है वो कंटिन्यू किया जाएगा, जिसके अंदर तैयब एर्दोगान बार बार जो है वो स्टेट बैंक के अंदर इंटरफेयर भी करेंगे। जिसमें आपको याद होगा कि 2018 से लेकर 2022 तक तकरीबन 5 दफ़ा तैयब एर्दोगान ने उनके जो स्टेट बैंक है उसके ऐसी जो चेयरमैन है उसको चेंज किया है। जबकि यूएसए और बाकी बड़ी कंट्रीज़ के अंदर इस इदारे को गवर्नमेंट इंटरफेरेंस से बचाया जाता है। सो पहली जो चीज़ है वो इकॉनमी है। दूसरी जो अहम चीज़ है वो टर्की के फ्यूचर के लिए ये है कि टर्की अब मज़ीद फ़ॉरेन पॉलिसी के अंदर एक न्यूट्रल पॉलिसीज़ की तरफ जाएगा। आपको ऑलरेडी पता होगा कि टर्की जो है वो नेटो मेंबर भी है। इसके साथ साथ वो बाहर काफ़ी दफ़ा कोशिश करता है कि वो ईयू का मेंबर बन जाए, लेकिन मेंबर तो नहीं है, लेकिन उसके ईयू के साथ टाइज़ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसके अलावा उनकी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है वो 2018 के बाद काफ़ी हद तक रशिया ओरिएंटेड रही है। उसकी मेन रीज़न ये थी कि टर्की चाहता था कि वो रशिया से S-400 ले सके, क्योंकि उसके साथ वाला जो कंट्री है जिसके साथ उसकी अनबन रहती है वो ग्रीस है, और ग्रीस जो है वो S-400 रखता है। तो उसको डेटर करने के लिए टर्की ने कोशिश की थी कि वो S-400 ले ले। तो उसने जैसे ही S-400 बाय किया तो ये बात अमेरिका को कहाँ पसंद आती थी, तो क्या अमेरिका भाईजान ने इनके ऊपर सैंक्शन लगा दी। और इसके साथ साथ F-35 डील जो थी जिसके अंदर 90 बिलियन आलमोस्ट जो है इन्वेस्ट कर चुका था टर्की, और बहुत सारे पार्ट जो है वो टर्की के अंदर बन रहे थे, और टर्की के बहुत सारे पायलट जो है वो F-35 प्रोजेक्ट के अंदर जो है अमेरिका के अंदर काम कर रहे थे। तो अमेरिका ने उससे जो है वो टर्की को निकाल दिया, और उसके साथ साथ F-16 डील जो है वो भी ऑफ कर दी। लेकिन टर्की जो है उसने मज़ीद चालें खेली और फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट करने लग गया आहिस्ता आहिस्ता, और न्यूट्रलिटी को बरकरार रखने की कोशिश की। तो उसने रशिया से S-400 ख़रीदा, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा कोशिश थी नेटो की कि वो किसी तरीके से फ़िनलैंड को और स्वीडन को ऐड कर ले, यानी कि स्वीडन और फिनलैंड को नेटो का पार्ट बना ले। आपको याद ही होगा कि रिसेंटली फिनलैंड जो है वो नेटो का पार्ट है, और नेटो के अंदर एक पॉलिसी है कि अगर एक बंदा जो है या एक मेंबर स्टेट जो है वो अगर वीटो कर दे इस चीज़ को, तो वो जो स्टेट है वो नहीं हो सकती। तो तमाम जितनी भी नेटो मेंबर्स हैं उन्होंने स्वीडन को और फिनलैंड को ओके कर दिया था कि भैया आप हिस्सा बन जाए। लेकिन टर्की की तरफ से हमेशा से ही रहा है कि ये लोग जो है स्वीडन और फिनलैंड जो है ये बहुत सारे जो हमारे टेररिस्ट हैं उनको पनाह देते हैं, तो अगर उन्हें पनाह लेना छोड़ दें तो हम उन्हें शामिल कर लेंगे। जबकि ये एक डिप्लोमेटिक मूव था, और इस चीज़ के थ्रू जो है वो F-16 डील को बहाल करवाना चाहते थे, और काफ़ी हद तक अमेरिका को अपनी जो डील्स हैं उनके ऊपर एग्री करवाना चाहते थे, और काफ़ी हद तक बरकरार भी रहे। अब ये बात किसी तरीके से भी अमेरिका को पसंद नहीं थी। जबकि इसके मुकाबले में जो कमल कलिचदारोग्लू थे वो काफ़ी हद तक अमेरिका ओरिएंटेड थे। वो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं वेस्ट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाऊंगा, जो कि तैयब एर्दोगान ने ख़राब कर दिए हैं। तो जैसे अगर वो इलेक्शन जीत जाते तो आपको बार बार जो है नज़र आना था कि इनके ताल्लुकात काफ़ी हद तक अच्छे हो जाने थे। इसके बाद कमल कलिचदारोग्लू जो कि तैयब एर्दोगान के मुखालिफ हैं, वो इसराइल के साथ भी एक गहरी टाइज जो है वो बरकरार रखना चाहते थे। तो इसलिए एक प्रो वेस्ट हुकूमत जो है वो हारी है, और एक कह लें कि एक न्यूट्रल एर्दोगान जो है वो जीते हैं। तो टर्की की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इसी से मज़ीद इन्फ्लुएंस होने की कोशिश है। पर जो तीसरी मेन चीज़ थी वो अर्थक्वेक था कि 2023 के अंदर अर्थक्वेक बहुत ज़ोर का टर्की के अंदर आया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी। तो बहुत सारे लोगों के मुताबिक कि जो एड वगैरह थी वो इंतहाई स्लो थी, और बहुत सारे लोग जो हैं वो ये समझ रहे थे कि काफ़ी हद तक जो है एर्दोगान ने इसके ऊपर काबू पाया। तो एक ये भी मेन मुद्दा था कि अर्थक्वेक का रिस्पांस जो है वो कैसा रहा है। तो एर्दोगान के जीतने के बाद ये बात भी वाज़ेह आती है कि रिस्पांस बहुत अच्छा है। जो फोर्थ मेन पॉइंट था वो सोशल इशूज़ था। सोशल इशूज़ के मामले में दोनों के अंदर एक इंतहाई डिवीज़न पाई जाती थी। कमल कलिचदारोग्लू जो है वो अपने आप को कमल
अतातुर्क के साथ इंस्पायर्ड बात है। आप सबको याद ही होगा कमल अतातुर्क के ज़माने के अंदर हिजाब के ऊपर मुकम्मल तौर पर बैन था, शराब अलाउ कर दी गई थी। तैयब अर्दगान जैसे ही हुकूमत के अंदर आए थे तो उन्होंने कोशिश की थी कि हिजाब को मैंडेटरी ना किया जाए बल्कि इससे ज़्यादा चॉइस रखा जाए। अब जमात इस्लामी वाले मेरे बहुत से भाइयों के लिए ये बात बहुत अजीब होगी कि वो चाहते हैं कि भाई अगर आपका दिल है तो आप पहनो, ज़बरदस्ती वाली कोई बात नहीं है। जबकि मेरे बहुत से जमात इस्लामी के भाई जो कि सपोर्ट कर रहे थे तैयब अर्दगान को सिर्फ इसलिए कि भाई ये देखें हिजाब को कितना प्रमोट किया जा रहा है, तो वो प्रमोट नहीं कर रहे थे। वो सिर्फ इसको एज अ चॉइस एक फ्री विल के ऊपर छोड़ रहे थे, जो कि आपकी आइडियोलॉजी के बहुत मुख्तलिफ है। खैर अरिस्टा कमाल कुलुचदारोगो थे, वो चाहते थे कि हिजाब पे मुकम्मल तौर पर बैन लगा दिया जाए और कमाल अतातुर्क की आइडियोलॉजी को सामने रखते हुए लिबरलिज्म को प्रमोट किया जाए। जबकि होमोसेक्सुअलिटी के बारे में भी उनका यही स्टैंस था कि जो होमोसेक्सुअलिटी है, LGBTQ है, जो कि वेस्ट के अंदर आई हुई है बहुत ज़्यादा तौर पर, तो ऑलरेडी जो है टर्की जो है काफ़ी हद तक उसको भी ऊपर बैन लगाया हुआ है। इवन इस्तांबुल कन्वेंशन 2021 की जिसके अंदर काफ़ी हद तक वुमन राइट्स के ऊपर बात थी, तो उससे भी विड्रॉ कर लिया था टर्की ने। और वेस्टर्न मीडिया के अंदर इसको इंतहाई क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था और उसकी भी मेन आर्गूमेंट यही दिया जा रहा था कि ये इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस जो है या इस्तांबुल कन्वेंशन जो है वुमन राइट्स के ऊपर, ये काफ़ी हद तक LGBTQ को प्रमोट करने की साजिश है, जिसकी वजह से जो टर्किश जो कल्चर है उसको तबाह करने की कोशिश की जा रही है। जबकि कमल कलचदरोगो जो है वो काफ़ी हद तक होमोसेक्सुअलिटी को भी प्रमोट करते नज़र आए हैं, हिजाब को लेकर, प्रेस स्टाइल को लेकर। तो ये तमाम वो पॉलिसीज़ हैं जो लिबरलिज्म की तरफ लेके जाती हैं, जो कि फ्रेंच मॉडल है लिबरलिज्म का, तो उसको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। सबसे आखिरी जो मुद्दा है जिसके ऊपर मेन आर्गूमेंट था और जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक प्रॉपर डिबेट अंदर हो रही थी, वो माइग्रेशन का इशू था। आपको याद ही होगा कि टर्की के बिल्कुल साथ जो है वो सीरिया। अब सीरिया के अंदर 2011 के बाद से एक प्रॉपर सिविल वार चल रही है, जिसके ऊपर अगर आप कहेंगे तो मैं एक प्रॉपर वीडियो अगली बना दूंगा। तो उसकी वजह से तकरीबन 4 मिलियन के करीब रेफ्यूजीज़, सीरियन रेफ्यूजीज़ जो हैं वो इस वक्त टर्की के अंदर बैठे हुए हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया से रेफ्यूजीज़ जो हैं वो टर्की के अंदर जाते हैं। अगर आपका कोई दोस्त वगैरह या आपके गांव के अंदर कोई शख्स डंकी लगा के गया तो उसको पता होगा कि वो टर्की के अंदर से डंकी कैसे लगा के जाते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर वेस्ट जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो टर्की को इस बात के ऊपर ग्रिल कर चुकी है। और इवन 6 बिलियन यूरो जो है वो 2018 की एक डील के बाद दिए भी जाते हैं हर साल। लेकिन उसके बावजूद जो है काफ़ी हद तक नेगोशिएट करने के लिए अपनी जो इमिग्रेंट्स हैं उसको इस्तेमाल करता है टर्की। क्योंकि अगर टर्की जो है उन इमिग्रेंट्स को लाकर यूरोप के बॉर्डर्स पे ले आएगा तो यूरोप ह्यूमैनिटेरियन राइट्स के थ्रू रिफ्यूज़ करने से इनकार कर देगा या बहुत सारी कम्प्लिकेशन इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो इसलिए जो तैयब अर्दगान थे उनकी पॉलिसीज़ काफ़ी हद तक प्रो इमिग्रेशन थी। वो चाहते थे कि एक वॉलंट्री जो है वो सीरियन रेफ्यूजीज़ को वापस भेजा जाए। जबकि कमाल कलिचदारोगो का ये आर्गूमेंट था कि मैं मुकम्मल तौर पर जो इमिग्रेंट्स हैं उन्हें निकाल लूँगा और एंटी इमिग्रेंट पॉलिसी जो है वो लाई जाएंगी, जिसके बाद मुकम्मल विड्रॉल कर लिया जाएगा सीनियर रेफ्यूजीज़ का। इसलिए अगर आप ये अल जज़ीरा की भी न्यूज़ देखें तो इससे भी आपको वाज़ह नज़र आएगा कि तैयब अर्दगान के जीतने के बाद जो इमिग्रेंट वहाँ पे रह रहे थे उन्होंने सुख का सांस लिया था कि यार अब हम थोड़ी बेहतर ज़िंदगी गुजार लेंगे। तो ये कुछ मेन मुद्दे थे जिनके ऊपर एक पूरा इलेक्शन लड़ा गया था, ना कि कुछ पाकिस्तानियों की तरह कि ये इलेक्शन एक इस्लाम और कुफ्र की लड़ाई थी। ये मुकम्मल उनका एक इंटरनल मैटर था जिसके ऊपर सबसे मेन आर्गूमेंट जो है वो इकॉनमी को रखा गया था एंड देन फॉरेन जो है उनकी पॉलिसीज़ को। अब अब तो तैयब अर्दगान ने इलेक्शन के दौरान भी ये कहा था कि अमेरिका इसके पीछे है कि वो किसी तरीके से अर्दगान को इलेक्शन ना जीतने दे। अब इस बात में काफ़ी हद तक सच्चाई हो भी सकती है क्योंकि अर्दगान की जो पॉलिसी है वो काफ़ी हद तक न्यूट्रल है और इवन यूक्रेन रशिया वॉर के अंदर भी उसने कभी भी रशिया को कंडेम नहीं किया, कोई सेंक्शन नहीं लगाई, बल्कि अपने ट्रेड को डबल या ट्रिपल कर लिया अपने मुल्कों को फ़ायदा देने के लिए। जबकि इसके अगेंस्ट जो कमल कलिचदारोगो है वो इंतहाई लिबरल शख्स थे, सोशली भी और अपने फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से वो काफ़ी हद तक कह चुके थे कि मैं इसराइल के साथ और बाकी चीज़ों के साथ ताल्लुकात जो है वो बेहतर कर लेंगे। लेकिन ये किसी तरह भी एक इस्लाम और कुफर की जंग नहीं थी, जो कि हमारे माशाल्लाह से बहुत सारे इस्लामी भाई और माशाल्लाह से लिबरल भी बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारे लिबरल भी को ख़ास अच्छे नहीं है, वो भी इसको जो है वो एज अ खलीफा की तरह ही देखते हैं कि एक कंजर्वेटिव से देखते हैं। जबकि ग्राउंड रियलिटीज़ बहुत मुख्तलिफ हैं कि क्योंकि अगर उनका जो कंजर्वेटिस्ट है वो पाकिस्तान के लिबरल से भी ज़्यादा लिबरल है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है हमें देखने को नज़र आती हैं।